हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अब हम करने वाले हैं कक्षा 8 के अध्याय नंबर 2 को, जो कि है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो यहाँ पर इस अध्याय को तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, साथ ही साथ इस अध्याय के हर एक लाइन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जितने भी वन लाइनर बनेंगे या जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, उन सारे प्रश्न उत्तरों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखो, ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर एक लाइन को हम लोग पढ़ने वाले हैं और हर एक लाइन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां बोलता है, आप अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीवों को देखते हैं। भाई, हम जब अपने आसपास अगल बगल देखते हैं तो बहुत सारे जीव जंतुओं को देखते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। जैसी हवा है, यहाँ हवा में ही बहुत सारे ऐसे जीव मौजूद हैं जिसे हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। हमारा जो हाथ है एकदम साफ सुथरा लग रहा है, क्या तुम्हें पता है यहाँ भी बहुत सारे जीव हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को सूक्ष्म जीव के नाम से जाना जाता है और इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर, जैसे कि तुम देख रहे हो, पढ़ाया गया है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो लो भाई, आ गया हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ही कहता है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो वे सारे जीव जिन्हें हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जिन जीवों को हम लोग नहीं देख पाते, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। ये तुमने जरूर देखा होगा कि हमारे घरों में नम स्थान पर रोटी रख दिया जाए, ब्रेड रख दिया जाए, तो कुछ ही दिनों में वो सड़ने लगता है। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस पर फफूंदी का जमाव होने लगता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न भी आता है कि ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, जो कि है राइजोपस। तो ये एक प्रश्न बनता है कक्षा 10 का। यहां से बोलेगा, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी, क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है या कहां से आई हैं? तो इससे भी कक्षा 10 में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। वहां पर राइजोपस पढ़ाया गया है, स्पोर के बारे में पढ़ाया गया है। तो ये जो काली गोल संरचनाएं हैं उसे स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसमें स्पोर्स मौजूद होते हैं। वो कक्षा 10 में पढ़ोगे। अब यहां से ही हम लोगों को आ रहा है अपना आगे की बातें, ठीक है? तो चलो हम लोग एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। यहां पर देखोगे कि कुछ प्रेक्षण यहां पर कराया गया। बोलता है, इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। ऐसे भी मैंने तुरंत में बताया कि सिर्फ पानी मिट्टी में नहीं, यहाँ हवा में भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं। यहाँ तक कि अभी हमारे हाथ में भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं। जैसे तुमने बैक्टीरिया का नाम जरूर सुन रखा है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि बिना यंत्र की सहायता से उन्हें नहीं देखा जाता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जाता है। अब देखना, यहां से क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा ये कवक से रिलेटेड। ये क्वेश्चन यहीं से आ रहा है कि जो ब्रेड है उस वह जब सड़ता है तो वो किसके द्वारा सड़ता है? क्वेश्चन यहां बनता है, तो आंसर है कवक के द्वारा। वहां पर जो फंजाई है, कवक है, वह पनपना शुरू होता है, जिसका नाम ब्रेड मोल्ड मैंने बताया, राइजोपस। तो राइजोपस वहां पनपेगा और वो ब्रेड को सड़ाना शुरू करेगा। तो अब इसको कैसे देख पाएंगे? तो इसको आवर्धक लेंस की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे जा सकते। तो ये प्रश्न भी बन रहा है कि भाई सूक्ष्म जीवों को हम लोग कैसे देख पाते हैं? तो इसका उत्तर है, उन्हें हम लोग सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख पाते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा हुआ गया है। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, एनसीईआरटी का है कि सूक्ष्म जीवों को अध्ययन के हिसाब से, या फिर हम बोलें कि कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है 4 वर्गों में बांटा गया एनसीईआरटी क्लास 8 के हिसाब से। ये वर्ग कौन कौन है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ,
तथा कुछ शैवाल। तो इस प्रकार से ये जीवाणु में बांटा गया है, इनको कवक में, प्रोटोजोआ, और कुछ शैवाल इसी वर्ग में आते हैं। तो ये सब क्या है? सूक्ष्मजीव, जिसको हम यहाँ पर पढ़ना है। ये बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र में दिखाया गया है, जिसे हम लोग देखेंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है विषाणु, जिसे वायरस भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है, क्या विषाणु को हम लोग सूक्ष्म जीव मानते हैं? तो आंसर है नहीं, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में नहीं रखते। सूक्ष्म जीव जो ऊपर 4 मैंने बताया है वही है। अब यहां से नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भाई विषाणु तो किस तरीके से विषाणु का अध्ययन हम लोग करते हैं? तो ये यहां नीचे बताया भी गया है, वे सूक्ष्म तो होते हैं परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से वे बहुत ही भिन्न होते हैं। जैसे जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वे अपने आप में एक जीव कहे जाते हैं। उनमें विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें होती हैं, और साथ ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे अपना जनन भी खुद कर पाते हैं। लेकिन ये सब लक्षण वायरस यानी कि विषाणु में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब है कि क्या विषाणु अपने आप से जनन कर सकता है, गुणन कर सकता है? तो आंसर है नहीं। तो ये बोल रहा है कि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, निम्न में से कौन सिर्फ दूसरे जीवों में ही अपने गुणन को करते हैं? ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा विषाणु। तो आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु क्या करता है? किसी दूसरे जीव के शरीर पर, जैसे कि मान लो कोशिका है तो उस कोशिका पर हमला करेगा और उस कोशिका के मशीनरी को यूज करके अपना गुणन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। इसलिए विषाणु को हम लोग सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया हो गए, याद रखना। जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं और विषाणु को वायरस। तो क्या जीवाणु सूक्ष्म जीव है? आंसर है यस। जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें खुद ही उनके शरीर में सारी प्रक्रियाएं होती हैं जीवन संबंधी, साथ ही साथ उनमें गुणन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। तो क्या बोल रहा है? जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। तो ये कौन गुणन करता है? विषाणु के बारे में बोल रहा है। तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, क्या बोल रहा है? जो विषाणु होते हैं वे जीवाणु के शरीर में, पौधे के शरीर में अथवा जंतु कोशिका के शरीर में प्रवेश करती हैं और वहां पर गुणन करते हैं। कौन? विषाणु। याद रखना, विषाणु चित्र में दिखाया गया, जो मैं दिखा रहा हूं, कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है। तो यहां पर देखोगे कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, जिनमें कि कुछ वायरस के द्वारा होता है। वायरस यहां सूक्ष्म जीव नहीं कह रहा है, फिर भी याद रखो कि कुछ जो रोग होते हैं वो वायरस के द्वारा होंगे, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होंगे। तो उनका लिस्ट बहुत लंबा होता है, उसे हमें याद करना होता है। तो यदि NCERT की देखें तो जो बातें लिखी गई हैं क्लास 8 में भी लिखा गया है, 9th के बुक में भी काफी सारे बीमारियों का नाम लिखा गया है, तो उनको तुम याद कर सकते हो। जैसे कि सिंपल नाम है, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी हो गया। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? तो वायरस के द्वारा हो रहा है। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि कौन सा बीमारी किस वायरस से होता है, तो उसका एक लिस्ट रहता है जो कि अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होते हैं उसमें दिया होता है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो यह नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल रहा है कि यह वायरस से होता है। जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होता है, तो उसमें यदि एक ऑप्शन इन्फ्लुएंजा है तो वहां पर वह आंसर हो जाएगा। रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी वायरस द्वारा होता है। तो ये सारा जो जुकाम हो गया, खांसी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो, खसरा, ये सब वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं, इसे हमें याद रखना है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन वायरस के द्वारा होता है, उसमें एक पोलियो होगा, तो आंसर क्या है? पोलियो।
तो ये सब तुम्हें याद रखना। पोलियो किस वायरस से होता है, यदि तुम्हें पता है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, और ये यदि तुम्हें नहीं पता तो इसका पूरा लिस्ट तुम्हें मिलेगा, तुम अपने बुक्स में देखना। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो यहां से इन सब चीजों को याद करना है। प्रोटोजोआ क्या है? सजीवों का एक समूह है जिसमें बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे कि अमीबा किस के ग्रुप में आता है? तो प्रोटोजोआ के ग्रुप में आता है। इसी तरीके से प्लाज्मोडियम है, किसके ग्रुप में आता है? तो प्रोटोजोआ के ग्रुप में आता है। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, जो कि किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो ये एक क्वेश्चन यहां भी बन जा रहा है। अतिसार प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहीं से तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वह जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये सब तुम्हें नाम याद रखने हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देख सकते हो चित्र में, यहाँ स्पाइरल जीवाणु को दिखाया गया है, यहाँ पर छड़नुमा जीवाणु को दिखाया गया है। तो जीवाणु होते हैं वह भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ छड़नुमा होता है, कोई कौमा आकार का होता है, कोई स्पाइरल शेप्ड होता है। अब यहाँ पर देखोगे शैवाल को दिखाया गया है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बोलेगा क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो आंसर है यह एक शैवाल है। बोलेगा स्पाइरोगाइरा क्या है, तो आंसर क्या है? यह एक शैवाल है। तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहां से मैंने प्रोटोजोआ बताया था, तो बोलेगा अमीबा निम्न में से कौन है, तो आंसर है वह एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम क्या है? यह एक प्रोटोजोआ है। तो इसे हमें याद करना है। इसी प्रकार से यहां देख सकते हो 3 नाम और दिया गया है कवक का, तो उसे भी हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ये देखना, कवक में 3 नाम दिया है। सबसे पहला है राइजोपर, जिसे ब्रेड मॉल्ड कहेंगे, VVI है। यह क्या है? एक कवक है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये सब क्या है? कवक के उदाहरण हैं। तो देखो, बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, बड़ा सरल सा क्वेश्चन पूछ देगा। बोलेगा निम्न में से कौन सा कवक नहीं है, वहां पर रहेगा राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और साथ में क्लेमाइडोमोनास। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी रहते हैं एग्जाम में, जिससे कंफ्यूजन तुम्हें हो सकता है। अब देखो, ये वायरस को यहां पर दिखाया गया है। वायरस कोई भी कोशिका नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ डीएनए अथवा आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, साथ में कुछ प्रोटीन या लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग वायरस होता है, उसमें जो डीएनए है अथवा आरएनए होता है, उसके हिसाब से इसका वर्गीकरण फिर किया जाता है और उसका नामकरण किया जाता है। अब बात आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक से, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। अब हम लोग देखें कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु। कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि शैवाल एवं कवक। तो यहां पर हमें ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का होता है, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब बात आता है कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या एक से अधिक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछेगा बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो आंसर है एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसी के साथ कुछ शैवाल क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ क्या बोल रहा है? एक कोशिकीय बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं? सूक्ष्म जीव, जो कि एक कोशिकीय हैं। लेकिन अब बहुकोशिकीय में बहुत सारे ऐसे शैवाल होते हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। इस तरीके से कवक क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। तो याद रखना, जितने भी कवक हैं, क्वेश्चन यहां से बोलेगा कवक क्या हैं, तो बहुकोशिकीय हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वह क्या हैं? एक कोशिकीय हैं। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं।
यहां से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ये जो बैक्टीरिया है क्या गर्म स्रोतों में पाया जाता है? तो आंसर है हाँ, बैक्टीरिया गर्म स्रोतों में भी पाया जाता है। क्या बैक्टीरिया बहुत ठंडे स्रोतों में पाया जाता है? तो आंसर है हाँ, वहां भी बहुत कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो तुम देखोगे ये जो सूक्ष्म जीव हैं, हर परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जा सकते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों के शरीर पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं। तो यहां देखोगे जो सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो कि परजीवी के रूप में पाए जा सकते हैं, दूसरे सजीवों के शरीर में पाए जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ही पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, वह एक प्रोटोजोआ है और वह स्वतंत्र रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब कवक और जीवाणु की बात की जाए तो वह क्या होता है? समूह में रहता है। सूक्ष्म जीव और हम अब यहां से देखते हैं क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, तो सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ हानिकारक हैं। तो बहुत सारी सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे दही तुमने खाया होगा। दही क्या होता है? जीवाणु के द्वारा बनता है। तुमने पढ़ा भी होगा जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उसके द्वारा दही बनता है, तो वह क्या है? हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से यीस्ट भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक हो सकते हैं, जीवों में वह रोग करते हैं। आइए हम इनका विस्तार से अध्ययन करें। तो अब यहां से काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करता है मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फ्रेंड्स हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं अथवा शत्रु क्या है भाई? तो यह मित्रवत अब बात की जा रही है कि कैसे सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र के जैसा व्यवहार करेगा। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। चलो अभी और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि निम्न में से किसका सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। वहां यदि सूक्ष्म जीव लिखा होगा तो हमें आंसर कर देना है कि सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। देखो, जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अब अलग अलग प्रकार से उपयोग हमें देखना है जिससे कि वह हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। तो देखो यहां से क्या समझना है? यहां से ये समझना है कि जो सजीव होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उनका जो लकड़ी हो गया या फिर पत्तियां हो गई जो वेस्ट के रूप में निकल रहा है। फिर जंतु के अवशेष हो गए, विष्ठा हो गया यानी कि गोबर हो गया, और मनुष्यों का जो विष्ठा हो गया या अदर जो जीव हैं उनका विष्ठा हो गया। इसी के साथ जो जीव मर जाते हैं तो उनका क्या होता है? तो वे सारे जो सजीव होते हैं उनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ाया और गला दिया जाता है, जिससे कि उसका जो पोषक पदार्थ है वापस से हमारे प्रकृति में मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है? लाभदायक होते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता को वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले चैप्टर में कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी जो जीवाणु हैं वो बहुत मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जो कि मैंने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, और वहां पर वे क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, दही एवं ब्रेड का बनाना। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस तुम देख सकते हो। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन निम्न में से कौन सा चीज दूध को दही में बदल देता है? तो आंसर है जीवाणु। कौन सा जीवाणु? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जिसे तुम जानते हो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये रहा एक और VVI क्वेश्चन। देखा तुमने, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है, दूध में जनन कर वह दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादक में भी सहायता करते हैं। तो ये जीवाणु है, उनका उपयोग इन चीजों को बनाने में भी उपयोग किया जाता है। रवा, जो सूजी है, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या है? दही है। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में जब कभी भटूरा बन रहा होता है तो उसमें दही मिलाया जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो यहां पर कई प्रश्न होंगे। सबसे पहला तो किण्वन किसे कहते हैं वह आगे दिया हुआ है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किण्वन क्या होता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन होगा कि जो इडली है और डोसा है वह किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। ABCD 4 ऑप्शन होगा, तो आंसर है जो इडली है, डोसा है, वह किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन तुम्हारे यहां से पूछा जाएगा कि ये जो किण्वन है किसकी सहायता से किया जाता है? तो देखोगे जीवाणु एवं यीस्ट की सहायता से किया जाता है। तो अब ये यीस्ट क्या होता है? ये जो यीस्ट है यह एक फंजाई होता है जिसके मदद से किण्वन किया जाता है। तो भला किण्वन में क्या होता है ये हमें देखना है। तो यहां पर देख सकते हो किण्वन के बारे में यहां पर बताया गया है, और बहुत ही ये क्या है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए, या तो वन लाइनर हो या तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो उसके लिए। यहां देखो क्या बोला जा रहा है, एक बर्तन में आधा किलोग्राम हम लोगों को क्या लेना है? आटा या मैदा लेना है, और उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर इसको क्या करना है? गर्म करना है, और थोड़ा मात्रा में ईस्ट पाउडर मिलाना है और मिला करके उसको गूंथ देना है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया करोगे तो ईस्ट पाउडर के साथ मैदा देखो अभी इतना है, अब थोड़ी देर बाद जब इसको छोड़ देते हैं तो ये देखो कैसे फूल जाती है। तो ये फूल कैसे जा रहा है? तो हम लोग बोलेंगे किण्वन की प्रक्रिया के कारण यह फूल जा रहा है, क्योंकि जब किण्वन होता है तो इसमें CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जिसके कारण ये फूल जाता है। क्या बोलता है? यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यही सब चीज हमें समझना है। सबसे पहले समझना है यीस्ट क्या है। यीस्ट एक सूक्ष्मजीव यहां पर बोला जा रहा है जो कि एक फंजाई होता है, ये तुमने समझ लिया। तो यीस्ट क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिसे हम लोग जनन कहते हैं, और इस जनन के दौरान वह श्वसन करता है। तुम्हें पता है बच्चों श्वसन में क्या होता है? श्वसन में जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ा जाता है अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा, और जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उस दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और साथ ही साथ CO2 का निर्माण होता है। यानी जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और CO2 का निर्माण होता है और भी कुछ उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। हमारे शरीर में भी देखोगे तो श्वसन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। हमारी कोशिकाओं में भी क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है जिससे कि भोजन के कणों को तोड़ा जाता है,
और उससे हमें ऊर्जा मिलता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में भी CO2 का निर्माण होता है। तब तो तुम समझ गए कि श्वसन क्या है। तो इस श्वसन के दौरान क्या निकला, CO2 एक चीज निकला, और भी कुछ उत्पाद निकलते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे के आयतन को बढ़ा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था मैदा पिचका हुआ था, लेकिन जब उसमें यीस्ट डाला गया, थोड़ी देर छोड़ दिया गया, तो वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे CO2 के उत्पादन के कारण। यानी जो यीस्ट है उसमें किस कारण CO2 बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो हम बोलेंगे श्वसन के कारण CO2 का निर्माण होता है। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ब्रेड होता है, फिर और भी केक है, पेस्ट्री, उसमें भी देखोगे वो फूल जाता है, तो उसमें भी यही प्रोसेस किया जाता है। अब देखो यहां पर बोल रहा है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यानी जो एल्कोहल है, शराब है, एसिटिक एसिड है, उसके उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यहां से कई क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जा सकते हैं, जैसे बोलेगा निम्न में से किसके द्वारा शराब बनाया जा सकता है, तो क्या है, गेहूं है, जौ है, चावल है, फलों का रस है, इनके द्वारा शराब बनाया जाएगा, एल्कोहल बनाया जाएगा। जो शराब होता है वह क्या है, वह एल्कोहल होता है। अब बोला जाएगा कि इसमें क्या उपस्थित होता है, तो हम बोलेंगे प्राकृतिक शर्करा उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, प्राकृतिक शर्करा उपस्थित होता है। और इसी प्राकृतिक शर्करा में केमिकल प्रोसेस के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या बनेगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। तो वो कैसे होगा, उसी को हम लोग यहां पर किण्वन के नाम से पढ़ेंगे। ये देखना, यहां पर अब आ जाता है हमारा किण्वन। यहां पर देखो तो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, किण्वन या फर्मेंटेशन कहेंगे। यही मैं बता रहा था, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब जो चीनी है उस पर सूक्ष्म जीवों के कारण वह किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, वह एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो चीनी का एल्कोहल में जो परिवर्तन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं या फर्मेंटेशन कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन का जवाब हो गया, चीनी से एल्कोहल। चीनी से एल्कोहल या शुगर से एल्कोहल जो बन रहा है, शर्करा से एल्कोहल जो बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, किण्वन कहेंगे या फर्मेंटेशन कहेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। भी क्वेश्चन ये बता रहा है कि किण्वन की खोज किसने की, तो लुईस पाश्चर ने की। कब की, तो 1857 में की। यही सब तो क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक लाइन से ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आ गया कि भाई सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग क्या है। वीडियो को फास्ट करके देखो, 1.5x फास्ट करके देखो, तब जल्दी समाप्त होगा। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। जब तुमको मान लो कि जुकाम होता है, या फिर तुम्हारे कहीं घाव वगैरह होता है, या फिर ऐसे ही कई प्रकार की बीमारियों में तुम्हें एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक को यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रतिजैविक कह रहा है। तो प्रतिजैविक है, या फिर यहां पर बोल रहा है पेनिसिलिन का नाम बोल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यही यहां पर बोल रहा है, इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। यानी ये जो प्रतिजैविक बनाया जा रहा है वह सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो रोग की प्रचंडता है वह कम होती है।
अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है। और तुम तो जानते ही हो कि भाई हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हैं, वह किसके द्वारा हो रहे हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहे हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए बहुत सारे प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये है क्वेश्चन बोलेगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो कि सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं, उनको उनके उनके जो कारक हैं उसको मारने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? तो आंसर है एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं या प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। इस तरीके से इसका आंसर है। आगे बढ़ेंगे तो आजकल जीवाणु और कवक के से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। तो ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई प्रतिजैविक का निर्माण किससे होता है? तो जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु हैं और बहुत सारे तुम्हारे कवक हैं, यानी कि फंजाई, कवक को इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। अब बोल रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। अब इसे याद करना होगा। क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन बोलेगा कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा और उसमें ये तीनों नाम होगा, एक और नाम होगा। तो तुम्हें याद होना चाहिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। तो ये नाम तीन हमें याद यहां पर करने हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है, किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेकों रोगों के चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। यानी कि प्रतिजैविक का भी क्या करते हैं हम लोग? उत्पादन करते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु को देखा। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो ये फफूंदी यहां पर बोल रहा है, फफूंदी क्या हो गया? फंजाई हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। और यहां पर इन्होंने देखा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि जो जीवाणु है उसकी वृद्धि को कुछ फफूंदी क्या कर रहा है? रोक रहा है। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाए गए। तो यहां से भी क्वेश्चन है कि भाई पेनिसिलिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो फफूंदी यानी कि फंजाई के द्वारा होता है। फफूंदी के द्वारा किसका निर्माण होता है? पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। यह किसके लिए प्रभावी है? तो जीवाणुओं के लिए प्रभावी, यानी जीवाणुओं को मारने का काम करता है। इस तरीके से ये तुम्हें यहां पर सब चीज याद रखना है। ये प्रयोग किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जैसे यहां पर तुम देख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देख सकते हो क्या बोल रहा है, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकता है। अब जो हम लोग कुक्कुट पालते हैं यानी मुर्गी पालन करते हैं, उसमें भी प्रतिजैविक हम लोग उसके खाने मिलाते हैं। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोगों को नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो ये सारे इसके उपयोग है, इसे याद कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उन दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, जो उतना प्रभावशाली नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि बेकाम का आप एंटीबायोटिक खा ले तो वो शरीर को हार्म तो करेगा ही, लेकिन अगली बार यदि प्रतिजैविक की आवश्यकता होगा शरीर को, आप फिर लीजिएगा तो उतना प्रभावशाली वो नहीं होगा।
वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को क्या कर देगा, मार देगा। तो ये क्वेश्चन यहां से एक बन सकता है कि भाई हमारे शरीर में यदि हम लोग बेकाम का प्रतिजैविक खा रहे हैं तो वो क्या है, फायदेमंद है या नुकसानमंद है? तो आंसर है नुकसानमंद है, क्योंकि वो हमारे शरीर में उपस्थित अच्छे जीवाणुओं को भी क्या करेगा, मार देगा। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। अब देखो, सर्दी जुकाम जो कि बैक्टीरिया के द्वारा नहीं हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं हो रहा है, ये तुम जानते ही हो कि मुख्य रूप से किससे होता है, विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो यदि जो बीमारी वायरस से होगा, जो बीमारी वायरस से होगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि जो बीमारी वायरस से होता है, विषाणु से होता है, क्या उस पर प्रतिजैविक असर करता है? तो आंसर है नहीं, उस पर प्रतिजैविक असर नहीं करता। जो रोग भी विषाणु के द्वारा होगा उस पर प्रतिजैविक कोई कार्य नहीं करेगा। ये है हमारा आंसर। इसका बाद आता है टीका, वैक्सीन, जिसके बारे में कक्षा 9 में भी थोड़ा सा पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, रोग कारक क्या होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं, उन्हें हम लोग रोग कारक जीव कहते हैं। तो जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन बन रहा है कि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, रोग उत्पन्न करना शुरू करता है, तो हमारा शरीर अपने आप से उससे लड़ना शुरू कर देता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो तुमने सुना होगा, तो वह क्या होता है कि हमारे शरीर में रोग के प्रति लड़ने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग प्रतिरक्षी तंत्र के नाम से भी जानेंगे। तो यहां पर वही बोल रहा है कि जब भी कोई ऐसा चीज हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है जो कि रोग का कारक होगा, तो हमारा शरीर क्या करेगा, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी उसके खिलाफ प्रतिरक्षी को उत्पन्न करेगा। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किसी प्रकार से लड़ा जाए, यानी कि एक तो प्रतिरक्षी उत्पन्न करेगा उसे तुरंत फाइट करने के लिए, और साथ ही उसको याद भी रखेगा कि अगले बार यदि वही तुम्हारा रोग कारक आए शरीर में तो उससे लड़ सके। एक तो क्या हुआ, प्रतिरक्षी क्या करता है, तुरंत यदि रोग कारक आता है तो उससे फाइट करता है, साथ ही साथ वो याद करता है, मेमोरी सेल्स बनाता है कि अगले बार वही रोग कारक आएगा तो उससे वो लड़ सके। तो दो काम ये कर रहा है, इसे याद रखना है। तो इससे क्या होगा कि अगला बार जब वही रोग कारक फिर से हमला करेगा तो हमारा शरीर एक्टिव होगा और उससे लड़ेगा, आसानी से लड़ सकेगा। और इसी पर बेस्ड होता है वैक्सीन। वैक्सीन में भी क्या किया जाता है कि हमारे शरीर में ये जो रोग कारक है उसी को प्रवेश करा दिया जाता है। तुम बोलोगे सर रोग कारक को प्रवेश करा दिया जाएगा तब तो बीमारी हो जाएगा। नहीं, बीमारी नहीं होगा। रोग कारक कैसा डाला जाता है, तो या तो मृत डाला जाता है या तो अर्ध मृत डाला जाता है। इस तरीके से डाला जाता है जो कि हमारे शरीर को उतना हानि नहीं पहुंचाए, लेकिन उससे क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे तुम्हें यदि पोलियो का टीका दिया जाता है तो पोलियो टीका में पोलियो का जो रोग कारक होता है उसी को तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाता है। तो तुम बोलोगे तब तो मुझे तुरंत पोलियो हो जाएगा। नहीं, तुरंत पोलियो नहीं होगा, क्योंकि वह जो पोलियो का रोग कारक तुम्हारे शरीर में डाला जा रहा है उसे अर्धमृत करके डाला जा रहा है, इस तरीके से डाला जा रहा है कि तुमको पोलियो ना हो। लेकिन हमारे शरीर को लगता है कि यार हमारे शरीर में कुछ क्या है, रोग कारक प्रवेश कर चुका है, इसलिए हमारा शरीर फिर पोलियो के प्रति क्या करेगा, प्रतिरक्षी तैयार करना शुरू करेगा। और इस कारण से जब कभी असली में कोई पोलियो का रोग कारक हमारे शरीर पर हमला करेगा तो वो जो टीका हम लोगों ने लगाया था वो हमारी रक्षा करेगा। तो वही सब चीज है, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया भी था तुम्हें। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा कि जो टीका हम लोग लगाते हैं
उसमें हमारे शरीर में क्या प्रवेश किया कराया जाता है? तो इसका आंसर है कि मरा हुआ या अर्धमृत सूक्ष्म जीवों को प्रवेश कराया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण तुम्हें बताया था, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। अब उसके शरीर में यदि ये प्रवेश कराया जाएगा तो उसका शरीर उसके लिए क्या तैयार करता है? क्वेश्चन। तो आंसर है प्रतिरक्षी तैयार करता है। क्या तैयार करता है? प्रतिरक्षी तैयार करता है। शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं और साथ ही साथ याद रखती हैं कि अगले बार ऐसा आएगा तो उससे हम और अच्छे से लड़ सके। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होता रहता है। इसका मतलब अब वही रोग कारक दोबारा से हमला मान लो 5 साल बाद 10 साल बाद कभी करता है जीवन में, तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार रहता है, प्रतिरक्षी बनाया हुआ रहता है। अब यही जो कॉन्सेप्ट है उस पर कौन कार्य करता है? तो वैक्सीन कार्य करता है, यानी टीका कार्य करता है। तो तुम्हें भी बहुत सारे टीका लगा होगा, वैक्सीन लगा होगा। तो हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जाता है। अब तो यहां पर से बात आती है कि जो हेल्प बुक होता है, अब ये जो हर एक बीमारी यहां पर दिया गया, ऐसे बहुत सारे बीमारियों का लिस्ट दिया जाएगा और उसमें कौन सा वैक्सीन लगता है उसका लिस्ट दिया जाएगा। तो उसके नाम को तुम फिर वहां पर याद कर सकते हो। तो ये यहां पर बात बताया जा रहा है। इसके बाद एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ये रहा एक और भी क्वेश्चन कि टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। तुम्हें याद भी होगा कि एडवर्ड जेनर ने किया था। अब एक और इससे टफ क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कब किया था? तो 1798 में किया था। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए वैक्सीन दिए गए होंगे। जैसे मैंने बताया, क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, ये भी मैंने बताया तुम्हें। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन को देखा होगा। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। तो पोलियो ड्रॉप जैसे मैंने बताया क्या है? यह एक वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। अब ये रहा नया क्वेश्चन, बोलेगा निम्न में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? तो आंसर है चेचक। तो ये सब क्वेश्चन देखो कहां से कहां छुपा हुआ है, लेकिन पूछा जा सकता है कि इसका उन्मूलन किसका उन्मूलन हुआ है? तो चेचक का उन्मूलन हुआ। उन्मूलन मतलब वो समाप्त हो चुका है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं के अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। अब यहां से भी क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या टीका सिर्फ मनुष्यों के लिए होता है या फिर बोलेगा निम्न में से किसके लिए टीके का उपयोग किया जाता है? तो तुम्हारे दिमाग में तो रहेगा कि सिर्फ मनुष्यों के लिए टीका होता है, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। मनुष्यों के लिए, जंतुओं के लिए भी टीके होते हैं, यानी जंतुओं को भी टीका लगाया जाता है। इसे हमें याद रखना है। अब मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए कैसे सूक्ष्मजीव उपयोगी हैं? यहां देखो, तो कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है कि वायुमंडलीय स्थिरीकरण के द्वारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको इस रूप में बदल देते हैं जिसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो अब ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, ये क्वेश्चन होगा। तो जब सजीवों के द्वारा या सजीवों का उपयोग करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है तो उसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब तुम सोचोगे कि ये जो जैविक स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें कौन कौन से चीज आएंगे? तो यहाँ कुछ जीवाणु और नील हरे शैवाल। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे
कि निम्न में से किनके द्वारा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु एवं नीलहरे शैवाल। एक जीवाणु का नाम भी बताया था, राइजोबियम, जो तुमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, राइजोबियम का नाम दिया गया था। यहां देखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हो? तो नील हरित शैवाल को यहाँ साइनोबैक्टीरिया कहा जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। और ये नील हरा शैवाल है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक नील हरा शैवाल है यहाँ पर, जिसे बताया जा रहा है, इसको याद रखना। चलो अब आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो जो पर्यावरण का शुद्धिकरण है उसके लिए भी सूक्ष्म जीव बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमने पहले ही पढ़ लिया है। आपने विद्यालय की माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घर व बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र किया, निपटाने के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद ये विघटन होने के बाद खाने बदल गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि ये क्या हुआ? तो ये बात है कि हमारे अगल बगल बहुत सारे जो कचड़े होते हैं वो सड़ते हैं, गलते हैं और वापस से उनके पोषक तत्व वायुमंडल में मिल जाते हैं। जैसे जितने भी जानवर मर रहे हैं, उन जानवरों के सड़ने गलने से उनका शरीर क्या हो रहा है? उनका शरीर वापस से पृथ्वी में जो तुम्हारा मिट्टी है उसमें क्या हो जा रहा है? उसके पोषक तत्व तो मिल जा रहे हैं। इस तरीके से उनका क्या हो रहा है? अपघटन हो जा रहा है। और इस प्रकार से हमारा जो वायुमंडल, मतलब जो ये सूक्ष्म जीव हैं, हमारे पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में मदद कर रहे हैं। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में कोई अंतर दिखाई दे? तो ये कुछ बताया जा रहा है। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इन चीजों का अपघटन करते हैं और अपघटन करने के बाद क्या करते हैं? उनको वापस से क्या करेंगे? हमारा जो प्रकृति है उसमें मिला देंगे। लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या जो पॉलीथीन है या फिर ऐसे पदार्थ है जिनको सूक्ष्म जीव विघटित नहीं कर सकते हैं, क्या उनको सड़ाया गलाया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ाया गलाया जा सकता है उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द यहाँ दिया नहीं है, लेकिन ये मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया है। तो ये यहाँ पर सब बताया जा रहा है। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। जैसे मरे हुए कुत्ते को देखा, 2 महीने बाद जाओगे तो वहां से वो गायब हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा कि सूक्ष्म जीव मृत जीवों का क्या करते हैं? तो आंसर है अपघटन करते हैं और उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं के द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। अब आ गया हानिकारक सूक्ष्म जीव। यहां देखो, तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। सूक्ष्म जीव हमेशा लाभदायक नहीं है, बहुत बार हानिकारक हैं। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव से बहुत सारे रोग होते हैं, तो वह क्या है? एक हानिकारक प्रभाव है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ये परिभाषा से क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आएगा कि वैसे सूक्ष्म जीव जो कि रोग का कारक हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर है रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। अब देखा होगा तुमने कि जब तुम जूता, मान लो कि तुम्हारे पास शूज हैं, चमड़े के शूज हैं, उसको बरसात में रख दोगे तो क्या हो जाता है? बहुत खराब हो जाता है। इसी प्रकार से तुमने आचार खाया होगा, उसको सड़ते हुए देखा होगा, तो वो आखिर किसके द्वारा हो रहा है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है।
मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव के बारे में अब पढ़ना है। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब बात आती है कि जो सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो अलग अलग तरीकों से प्रवेश करता है। कुछ सूक्ष्म जीव कैसे प्रवेश करता है, तो हवा के द्वारा, श्वास जो लेते हैं उसके द्वारा, जो कि फेफड़े को हमारा इन्फेक्शन करता है। कुछ पेयजल द्वारा, हम लोग जो पानी पीते हैं वो गंदे पानी में वो मौजूद रहेगा और हमारे वो पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। कुछ भोजन द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, जो कि पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। तो देखो, अब यहां पर बात बताया जा रहा है एक ऐसी बीमारी की जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो यानी कोई बीमार व्यक्ति है, उसके संपर्क में हम लोग आ रहे हैं, तो वहां से वह व्यक्ति, जो व्यक्ति बीमार नहीं है, स्वस्थ है, उसके शरीर में फैल सकता है। यानी इस रोग का क्या हो सकता है, संचरण हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति किसे कहते हैं, जिसमें वह रोग है उसे संक्रमित व्यक्ति कहेंगे। उस संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलता है, उसे हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। तो ये रहा यहां से क्वेश्चन कि संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वैसे रोग जो कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संचरणीय रोग बोलेंगे। अब ये कैसे फैल सकता है, तो हवा के द्वारा, ये क्वेश्चन बोल सकता है। ABCD 4 ऑप्शन दे देगा तुम्हें, बोलेगा संचरणीय रोग फैलते हैं किस कारण से, हवा के द्वारा, जल के द्वारा और कायिक संपर्क यानी शारीरिक संपर्क के द्वारा। लास्ट दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो उस तरीके लास्ट दे देगा इनमें से सभी। तो तुम्हें आंसर क्या लिखना होगा, इनमें से सभी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। तो अब ऐसा बस इतना ही रोग नहीं, बहुत सारे रोग हैं, उसके लिस्ट है, किसके द्वारा फैलता है वह भी लिखा गया है। लेकिन अब तुम्हें ये सारे नाम याद रखने होंगे, क्योंकि यही एग्जाम में पूछ सकता है। बोलेगा चिकन पॉक्स कैसा रोग है, तो हम बोलेंगे संचरणीय रोग है। हैजा, जुकाम और सर्दी कैसा रोग, क्षय कैसा रोग है, तो हम लोग क्षय रोग जानते हो क्या है, टीबी को ही हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो वह भी कैसा है, एक फैलने वाला बीमारी है। VBI क्वेश्चन ये बनता है तुम्हारा। इसी प्रकार से ऑप्शंस बना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो बात वही, जब मैं छींकूंगा तो ये जो छींकने के क्रम में लाखों वायरस क्या होंगे, दूसरे के हवा में जाएंगे और उस हवा को यदि सांस के रूप में लेगा तो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। क्या यहां से क्वेश्चन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है कि भाई सर्दी जुकाम कैसे फैलता है, तो हम लोग बोलेंगे हवा के द्वारा फैलता है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। अब यहां से भी VBI क्वेश्चन है। वैसे क्या बोलेंगे, कीट या जंतु जो कि बीमारी को या रोग को या रोग कारक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। जैसे मच्छर, मान लो मुझे मलेरिया हुआ है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? प्लाज्मोडियम के कारण। तो अब एक मच्छर यहां पर आता है, उसके शरीर में प्लाज्मोडियम चला जाता है, फिर प्लाज्मोडियम उसके शरीर में कुछ दिनों तक रहता है। अब जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो प्लाज्मोडियम किसी दूसरे रूप में उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो यह मच्छर क्या हो गया? रोग वाहक हो गया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। तो जो मच्छर है, मक्खी है, चूहे हैं, ये सब इसके उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु के अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव हो जाता है। तो
तो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा, उसके बीमार पड़ने, जो भी व्यक्ति इसका संदूषित तो संभावना होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखनी चाहिए। ये सब बातें बताई जा रही है। बिना ढक के भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो दो क्वेश्चन यहां पर बन रहा है तुम्हारा। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मलेरिया का वाहक कौन होता है निम्न में से ABCD। तो आंसर है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज क्या है? मलेरिया का वाहक है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और दूसरा, वह किस चीज का वहन करती है? इसका आंसर है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का। यह भी क्वेश्चन में आएगा। निम्न में से किसके द्वारा मलेरिया होता है? अब ध्यान से सुनना। बोलेगा निम्न में से किस रोग कारक के द्वारा मलेरिया होता है, और वहां पर लिखा होगा प्लाज्मोडियम और मादा एनोफिलीज। तो तुम एग्जाम में मादा एनोफिलीज मार दोगे और ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि रोग कारक कौन है? प्लाज्मोडियम है। और रोग वाहक कौन है? तो वह मादा एनोफिलीज है। इसका मतलब यह वाहक है। क्या है? वाहक। और ये क्या है? कारक। यही अंतर है यहां पर। तो वाहक और कारक ये समझना जरूरी है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया। मादा एडिस मच्छर, ये भी है क्वेश्चन हो गया कि मादा एडिस किसका रोग वाहक होता है? तो डेंगू का। किसका? डेंगू का। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, ये यहां दिखाया गया है। तो यह मादा एनोफिलीज जैसे तुम देख सकते हो। अब क्या बोल रहा है? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को, ये भी क्वेश्चन एक बन रहा है कि मच्छर कहां उत्पन्न हो रहे हैं? तो जल में। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमें पानी को कभी भी रुका रहने नहीं देना चाहिए। कूलर, टायर एवं फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र नहीं करना चाहिए था। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे आप मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये देखा तुमने कितनी सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब ये रहा हमारा एक चार्ट जिससे कि भी एक क्वेश्चन आएगा। क्या है ये चार्ट? बोलता है क्षय रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। अब किस जीवाणु के द्वारा होता है ये यहां नहीं लिखा गया है, ये कहीं और तुमको हेल्प बुक में चार्ट मिलेगा। तो यहां कम से कम इसको याद रखना है। किससे फैलता है? तो वायु से। खसरा किससे फैलता है? वायरस से। चिकन पॉक्स वायरस से। पोलियो वायरस से। तो ये सब क्वेश्चन बन रहा है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कैसे फैलता है? तो खसरा वायु के द्वारा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा खसरा किसके द्वारा फैलता है? तो आंसर है वायु के द्वारा फैलता है। इसी के साथ चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? तो वायु अथवा सीधे संपर्क के द्वारा। पोलियो वायु अथवा जल के द्वारा फैलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तो बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन यदि तुम सही से आंसर नहीं कर पाओ तो बहुत टफ होगा। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। टीकाकरण कराना चाहिए। इसके उपाय हैं। तो इस प्रकार से ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। यहाँ पर हैजा जीवाणु के द्वारा होगा। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होगा। जल तथा भोजन से हैजा फैलेगा और टाइफाइड जल के द्वारा फैलेगा। भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। हेपेटाइटिस से वायरस से होगा, जल से फैलेगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से होगा, मच्छर से फैलेगा। और ये सब उपाय यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिसको हमें दिमाग में रखना है। ये सारे क्वेश्चंस फिर हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। मनुष्य में होने वाले कुछ रोग का तालिका हम लोगों ने यहाँ पर अब देख लिया। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये क्या है? जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। यानी अब बात की जा रही है जीवाणु की जो कि जंतुओं में रोग को करते हैं। बोलता है अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग कारक करते हैं। तो यहां पर देख सकते हो एक येलो बॉक्स है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बोलता है कि एंथ्रेक्स जो रोग है वह किसके कारण होता है?
तो सीधा सा आंसर है ये जीवाणु के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि जो एंथ्रेक्स है किस जीवाणु के कारण होता है। देखो अब स्पेशल जीवाणु का नाम यहां पूछा जा रहा है, तो आंसर है ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण हो रहा है। अब नया क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई बैसिलस एंथ्रेसिस का खोज किसने किया, तो ये थे रॉबर्ट कोच जिन्होंने खोज किया था। अब बात आती है कब किया था, तो 1876 में। तो इस प्रकार से देखो कितने सारे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। यहां पर ये देखो जैसे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ये भी एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गाय में खुर और मुंह का रोग होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह वायरस के द्वारा होता है। देखो छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, तो अब सूक्ष्म जीव सिर्फ मनुष्यों में, सिर्फ जंतुओं में ही रोग नहीं फैलाते, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि पौधों में भी फैलते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, आलू और देखोगे गेहूं, बहुत सारे रोग को फैलाते हैं। पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में काफी कमी आ जाती है। अब तालिका 2 में यहाँ कुछ दिखाया गया है जिसे हमें याद रखना है। तो देखो पौधों में भी बहुत सारे रोग होते हैं। पौधों में रोग बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से हो सकते हैं, जैसे कवक के द्वारा हो सकता है, फिर इसी के साथ बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, वायरस के द्वारा हो सकता है। तो बहुत सारे रोग होते हैं जिसका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। अब हर एक को याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। कुछ सामान्य कक्षा 8 में जो दिया गया है यहाँ देख सकते हो। जैसे नींबू कैंकर है वह जीवाणु के द्वारा होता है और वायु के द्वारा संचरित होता है। गेहूं का रस्ट जो है वह कवक के द्वारा होता है और वायु एवं बीज के द्वारा ये फैलता है। इसी के बाद भिंडी का पित्त जो होता है वह वायरस से होता है और कीट के द्वारा होता है। तो यहाँ बस कुछ सिंपल नाम दिए गए हैं कक्षा 8 में, लेकिन यदि तुम प्लांट्स में रोगों की सूची देखोगे तो कम से कम 50-60 डिजीज तुम्हें याद करने हो सकते हैं। तो वो तुम कर सकते हो अपने अदर बुक्स से। अब आगे देखो फूड पॉइजनिंग के बारे में बोल रहा है। बूझो ने के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे क्या है, फूड पॉइजनिंग है, यानी खाद्य विषाक्तन है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम लोग ऐसा फूड खाएंगे जो कि कंटामिनेटेड होगा या फिर उसमें जर्म्स होंगे तो उससे हमारा वह भोजन पचेगा नहीं और हमें अलग अलग तरीके से दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकता है, ये हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन होता है। ये है क्वेश्चन कि भाई फूड पॉइजनिंग क्यों होता है। तो फूड पॉइजनिंग होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा फूड को क्या करने से, संदूषित करने से। यानी कि तुमने ऐसा सुना होगा कि जैसे चावल है, बासी चावल तुमने सुना होगा कि बासी चावल हमें नहीं खाना चाहिए, वो खट्टा हो जाता है। तुम यदि सब्जी को छोड़ दो 2 दिन तक तो वो खट्टा हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, वो फूड विषाक्तन हो जा रहा है जो कि सूक्ष्म जीवों के ग्रो होने के कारण वहां पर होता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी कि वह हार्मफुल पदार्थ को वहां पर उत्पन्न करेगा और फिर उस भोजन को हम लोग खाएंगे तो हमारे शरीर पर हार्मफुल प्रभाव लाएगा। यह भोजन को विषाक्त बना देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सब बात यहाँ बता रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण के भंडारण का उपाय के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर में परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखो हम भोजन, जैसे मैंने बताया कि घर में जैसे भोजन जो हम लोग पकाते हैं थोड़े ज़्यादा समय तक रखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको परिरक्षित करते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो ब्रेड है उस पर क्या होता है, कवक का हमला होता है, जिससे कि देखोगे कि ब्रेड पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है।
ठीक है, तो वह क्या होता है, ब्रीड मोल्ड होता है जो उस पर उसको सड़ाना शुरू कर देता है। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप भी परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक सड़ता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छे से परिरक्षित कर दिया जाता है, नमक में डाल करके, तेल में डाल करके हम लोग आम के अचार को क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। अब देखो यहां पर हम देखें कि क्या क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। जैसे पहला है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर है उसे हम लोग परिरक्षक कहते हैं। इसी में सबसे पहला नाम हो गया खाद्य तेल और नमक। नमक और खाद्य तेल का उपयोग हम लोग करके किसी भी पदार्थ का परिरक्षण करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा कि अचार के परिरक्षण में हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? तो नमक का, तेल का, इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। अब तुम क्या बता सकते हो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वहां सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाए। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। आगे एक और VBI क्वेश्चन जिसे याद करना होगा। देखो कुछ क्वेश्चन याद भी करने होते हैं। तो बोलेगा निम्न में से कौन एक सामान्य परिरक्षक है? बोलेगा सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो आंसर यही हो जाएगा हमारा। यदि कभी लिखने को आए तो ये आंसर लिख सकते हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जैम एवं स्क्वैश में क्या डाला जाता है जिससे उसको परिरक्षित किया जाता है? तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट तुम पहले से भी जानते होगे जो एक सामान्य परिरक्षक है। VBI क्वेश्चन बनता है ये भी कि एक सामान्य परिरक्षक निम्न में से कौन है? तो सोडियम बेंजोएट है। और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी हम लोग क्या कर याद करके रखेंगे। नेक्स्ट है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्य तरीके से हम लोग जो मछली है, मांस, उसका परिरक्षण किसके द्वारा करते हैं? तो आंसर है नमक। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। इसी के साथ चीनी द्वारा परिरक्षण। तुमने देखा होगा कि मीठा अचार जो हम लोग बनाते हैं उसमें चीनी को भर भर के डालते हैं। इससे क्या होता है? इससे फिर उसका परिरक्षण होता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है चीनी के द्वारा। चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो ये हो गया चीनी के द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। सिरका क्या होता है? तो जो एसिटिक एसिड है उससे सिरका का निर्माण होता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। तो ये सिरका क्या हुआ? जैसे मैंने बताया कि एसिटिक एसिड में जब पानी मिलाते हैं तो उससे सिरके का निर्माण होता है और इन दोनों के द्वारा भी परिरक्षण का काम किया जाता है। इनमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा हम लोग करते हैं। तो ये देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। अब गर्म एवं ठंडा करना। गर्म करके, ठंडा करके भी हम लोग परिरक्षण करते हैं। आपने अपनी माँ को दूध उबालते हुए जरूर देखा होगा। उबालने पर अनेक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो दूध आता है उसको उबाला जाता है। आखिर क्यों उबाला जाता है? उसको गर्म किया जाता है जिससे काफी सारे सूक्ष्म जीव यहाँ पर मर जाएं और हमारा जो भोजन है वह बच जाए, दूध जो है वह क्या हो जाए? बच जाए। अब इसी के साथ तुमने रेफ्रिजरेटर का जरूर नाम सुना है, फ्रिज का नाम जरूर सुना है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एक ठंडा वातावरण तैयार होता है जिसमें भोजन को रखते हैं। तो उस ठंडे में भी भोजन में सूक्ष्मजीव उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया। अब आ गया हमारा पाश्चराइजेशन
यही है पाश्चीकृत दूध। ये भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा, और इसी से क्वेश्चन आता है पाश्चीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक। देखो, तो पाश्चीकृत को दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, इसलिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। देखो, तो पाश्चराइजेशन क्या है, तो इसके द्वारा सूक्ष्म जीवों से दूध को मुक्त किया जा सकता है। ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या करेगा कि इसके लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर हम लोग 15 से 30 सेकेंड रखते हैं, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना। फिर बोलेगा कि इसको इसके बाद एक ठंडा कर लिया जाता है और उसका भंडारण कर लेते हैं। तो ये जो 2 लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट 2 लाइन ही क्वेश्चन में दे देगा कि यदि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाएगा और फिर उसको एकाएक ठंडा कर दिया जाएगा, तो इस विधि को क्या कहते हैं, तो आंसर है पाश्चराइजेशन कहते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो यहां से भी क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी, तो लुईस पाश्चर ने की थी। एकदम ये BBI टॉपिक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, इससे एकदम क्वेश्चन बनता है। इस विधि को हम लोग क्या करेंगे, पाश्चीकरण कहते हैं। तो पाश्चीकरण के द्वारा किसका भंडारण होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, तो दूध यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। भंडारण एवं पैकिंग, आजकल मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचा जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। अब आगे हमारा लास्ट टॉपिक और वह है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बारे में भी हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है, अपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। अब ये राइजोबियम का नाम पहले भी आ गया है। यह राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पहला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न में से कौन सा जीवाणु करता है, तो राइजोबियम। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां पाया जाता है, तो ये दलहन पौधों के जड़ों में गांठें होती हैं उसमें पाया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, याद रखना है। कहाँ रहता है राइजोबियम, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो जो दलहनी पौधे हैं उसके जड़ों के ग्रंथिकाओं में रहते हैं। जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब देखो, ये तो एक प्रक्रिया हुई। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है, इसका क्या मतलब होता है, जो प्रकृति में हमारा नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78% है। इसको जो पेड़ पौधे हैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत तरीके हैं जिसके द्वारा प्रकृति क्या करता है, उसको इस रूप में बदल देता है जिससे पौधे उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो वह कौन सा रूप है, नाइट्रेट। यानी नाइट्रेट के रूप में जब नाइट्रोजन का परिवर्तन हो जाता है तो पौधे उसे अवशोषित कर सकते हैं। तो भाई ये कैसे होता है, बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है, इसी के द्वारा तड़ित के द्वारा, यानी कि तड़ित जो होता है, विद्युत तड़ित जो होता है, उसके द्वारा बिजली चमकना जो तुम लोग वर्ड सुनते हो, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसी के साथ ही कई और अलग प्रोसेस हैं जिसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है, आइए इसके विषय में हम समझते हैं। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में 78% बना हुआ है, तो उतना ही रहता है। तो ये कैसे हो रहा है, तो वह होता है नाइट्रोजन चक्र के द्वारा। ये देखो, ये जो है नाइट्रोजन चक्र, इसके द्वारा ये हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण किया जाता है, फिर उसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर पेड़ पौधों से वो जंतुओं में जाता है, और जंतुओं और पेड़ पौधों से वापस वो कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, चक्रण हो रहा है, जिसे हम लोग नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। जैसे तुमने
जल चक्र का नाम सुना है कि जल चक्र में क्या होता है, जो पृथ्वी का पानी है वह वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकरण के पश्चात वायुमंडल में चला जाएगा, वायुमंडल में वह संघनित होगा, फिर वर्षा की जल की बूंदों में बरसेगा, फिर ऐसे ही चक्र चलता है। तो ठीक इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी चक्र चलता है, कार्बन का भी चक्र चलता है, इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी चक्र चलता है। ठीक है, तो वही यहां पर हमें बताया जा रहा है। तो ये देखो, ये है वायुमंडल का नाइट्रोजन। वायुमंडल का नाइट्रोजन है वो अलग अलग तरीके से उसका स्थिरीकरण किया जाता है। स्थिरीकरण का मतलब क्या हुआ, इस रूप में बदला जाता है जिसे पेड़ पौधे ग्रहण कर सकें। फिर यह देखो यहां पर क्या करेगा, बहुत सारे नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करेगा, फिर इससे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बनेंगे, इसको जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को फिर से तोड़ दिया जाएगा और ये कहां चला जाएगा, वायुमंडल में। एक ये प्रक्रिया हुई। अब देखो यहां पर जो मिट्टी में ये नाइट्रोजन के यौगिक मौजूद होंगे उसको पेड़ पौधे लेंगे, पेड़ पौधों से वो जंतुओं के शरीर में जाएगा, जंतुओं से वापस उसका उत्सर्जन होगा उसके शरीर से, ठीक है, और वापस से वो फिर मिट्टी में आएगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा, वो उसको फिर से नाइट्रोजन में तोड़ दिया जाएगा और फिर से वो वायुमंडल में चला जाएगा। तो एक ऊपर ऊपर मैंने इसे समझा दिया है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। यहां भी देख सकते हो, यदि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ तो वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाएगा, उससे हो सकता है पेड़ पौधे अवशोषित कर लें, फिर वो जंतुओं में जाएगा, फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के पश्चात नाइट्रोजन का वो विघटन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकों में वापस बदलेगा और फिर ये नाइट्रोजन यौगिकों को कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे, कुछ ऐसे जीवाणु होंगे जो उसको वापस से नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन का चक्र यहाँ पर चलता रहता है। तो यही है नाइट्रोजन चक्र। ये देखो वही नाइट्रोजन चक्र के बारे में यहाँ बता रहा है। क्वेश्चन सबसे पहला ही बोलता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना है, तो 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में पाया जाता है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो जो डीएनए है, आरएनए है, उसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें वह पाया जाएगा। पौधे एवं जंतु वायुमंडल से नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। ये दूसरा लाइन है जो बार बार मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, ये तो तुम्हें भी पता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन जरूरी है, जो डीएनए आरएनए है उसमें नाइट्रोजन जरूरी है, जो विटामिन बन रहा है उसमें नाइट्रोजन जरूरी है। यानी हमारे शरीर के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो हम नाइट्रोजन कहां से लेते हैं, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों के शरीर में भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी है क्योंकि उसके शरीर में भी प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए आरएनए विटामिन सब चीजें उसके शरीर में भी है। तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन कहां से ग्रहण करते हैं, तो यही बोल रहा है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या फिर जंतु हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते। ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्या पेड़ पौधे और जंतु वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो आंसर है नहीं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मैंने नाइट्रेट का नाम बताया, जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे उसका मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा उपयोग करते हैं। इसके पश्चात नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, पौधों के शरीर में, और पौधे उसका उपयोग करते हैं। पौधों से फिर जंतुओं में वो आ जाता है। पौधे पर निर्भर रहने वाले जंतु उससे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वायुमंडल से मिट्टी में गया, मिट्टी से पेड़ पौधों से जंतुओं में गया। अब पौधे एवं जंतु जब मर जाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं उसको नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देते हैं। यानी कि अब वापस वो वायुमंडल में नाइट्रोजन कैसे जा रहा है, तो जो पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं,
ये देखो, वो यदि उत्सर्जन करते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वह क्या करते हैं, उनके शरीर को सड़ाते गलाते हैं और वापस से उसको नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। अब यही नाइट्रोजन यौगिकों को कुछ और जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक से उसको नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जो कि आगे पढ़ोगे। और इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन चला जाता है। तो जरूर कमेंट्स करना, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, जरूर कमेंट करना कि कैसा लग रहा है, कैसा क्वेश्चंस तुम्हें पकड़ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि तुम क्वेश्चंस बनाओगे तो जरूर पकड़ में आएंगे। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे फिर नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।